राधे राधे दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक असली सक्सेसफुल स्टोरी बताती हूँ जिसे सुनकर आप में उम्मीद की किरण जागेगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मा ये एक गरीब लड़का जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर छत बस थी। तो आसमान में उड़ने का सपना जिसे समंदर के किनारे बैठकर देखा, इसी सपने को हकीकत में बनाने के लिए वो रोज सुबह 4 बजे उठकर मीलों पैदल चलकर पास वाले गाँव में घी की पेंशन मांगी रही थी और वापस आकर परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए पूरे गाँव में अखबार पढ़ती। रात के समय पूरे गाँव में जहाँ रोशनी दिख जाए वहाँ चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। उसी लड़के ने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, परमाणु महाशक्ति बना दिया और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक बन गया। हम जिस महाशख्सियत की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका नाम सोचने मात्र से मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सर APJ अब्दुल कलाम जी के एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थी, जिनके मुझे निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख थी और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी ना कि 24 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा ना, तो उनके सम्मान में वहाँ की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकल कर भारत के राष्ट्रपति बनने तब का उनका सफ़र इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ देगा। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर APJ अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में रहने वाले एक गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। कलाम साहब को पढ़ाई का इतना शौक था कि 8 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर है जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। दरअसल कई बार कलाम अपने पिता का हाथ बटाने जाते थे और घंटों तक समंदर किनारे बैठकर आसमान को निहारते रहते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट बनने का सपना देखा। वो कहते थे कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पैर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहाँ से दीना मनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुँचाते। इस दौरान भी वो चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मनिकम की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबों, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है।
लेकिन उनका सपना पूरा करने में वो हार गए। दरअसल हुआ ये कि कलाम साहब के परिवार में हर कोई चाहता था कि वो अपना फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करे। इसलिए 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी भी रख दिए। कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहाँ से फिज़िक्स में डिग्री लेकर वो 1955 में ले गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुँचे, जहाँ वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मगर समय बीतता जा रहा था और प्रोजेक्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। जिससे वो इतना घबरा गए कि अगले 3 दिन तक उन्होंने बिना रात की नींद लिए दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे कंप्लीट कर दिया, जो देख डीन काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या फिर नहीं। और इसी घटना से उन्हें काफ़ी आत्मविश्वास मिला। मगर वो कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान न बन पाता, और उन्हें महान बनाने के लिए ही कुदरत ने उन्हें ऐसी पटकनी दी जिससे किसी भी आम इंसान की कमर टूट जाए। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयर फोर्स के एग्ज़ाम दे दी और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थी और कलाम साहब को 9 रैंक मिला और वो अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए। उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल भी घूम रहे थे, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंद की नज़र पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो सुनकर कलाम की आंखें भर आई और उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या कर दूं। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि बेटा, तू असफल नहीं हुआ है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोच कर रखा है, इसलिए उदास मत हो, वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज़ सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफ़ी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिए। लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके वो खुश नहीं थी। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हो, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च यानी कि इनको स्पार में ट्रांसफ़र मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले ले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआती स्टेज में होने के कारण इनको स्पार के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज़ कठिन लग रही थी। तभी कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती को हमें हराने का मौका भी नहीं देना चाहिए। और वहाँ के फादर के घर को अपना ऑफिस फिर सरकार से मिले। थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बाकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को ये रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिसाइल मैन जिन्होंने इस देश को उसकी असली ताकत दिखाई, उनका नाम मिसाइल मैन एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक फेल प्रोजेक्ट से पढ़ा था। जी हाँ, तो हुआ ये था कि साल 1979 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने थे। इसलिए लोगों ने कई सवाल उठाए
और उन्हें इस मिशन के लिए काफ़ी कम बजट मिला। मगर फिर भी सर एपीजे अब्दुल कलाम इस मिशन के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई छुट्टी तक नहीं मनाई और खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी निजी जिंदगी से ऊपर रखते हुए पूरा किया। लेकिन जब अगस्त 1979 में उनकी 10 साल की मेहनत की असली परीक्षा हो, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तब ये सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उस वक्त लोगों ने उन्हें काफ़ी ताने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे में किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और सिर्फ 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 के दिन SLV-3 रोहिणी का सक्सेसफुल लॉन्च करके उन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण 2। जी हाँ सर, अब्दुल कलाम, भारत के कुछ और महान वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी की टीम ने अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत न्यूक्लियर सुपर पावर देश बना था। आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि कलाम साहब कुछ समय के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहाँ की मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि उन्होंने कलाम सर को नासा में जॉब ऑफ़र कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसे ही तो टैलेंट की ज़रूरत है, और वैसे भी आपके भारत में रखा क्या। तभी अब्दुल कलाम साहब मुस्कुराए और इंडिया को स्पेस तक पहुंचाने की ज़िद के साथ वापस लौटा और अपनी ज़िद को पूरी भी किया। लेकिन फिर भी नासा का कोई भी वैज्ञानिक उसे नफ़रत या जलन महसूस नहीं करता, बल्कि अब्दुल कलाम सर तो उनके भी रोल मॉडल हैं। इसी तरह कुछ साल बीते और फिर आया 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11 राष्ट्रपति बने। लेकिन आपको ये जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपनी प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ले, बल्कि उसे गरीब और पिछड़े हुए गांव में दान कर दिया ताकि वहाँ भी स्कूल बने और वहाँ बड़े स्वप्न देखने वाले किसी बच्चे को उनके जैसा संघर्ष ना करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों में ज़िंदा है और उनकी बात करते ही आंखें खुशी के आंसू से भर आती हैं। उम्मीद करते हैं कि संघर्ष से भरी इस कहानी से आपको काफ़ी हिम्मत मिली होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।